नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो करंट अफेयर का जो पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यरत निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे थे। तो अभी तक जो भारत के जो सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री के जो पद पर रहे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ के आपके वर्तमान में आपके नरेंद्र मोदी हो गए हैं। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके भारत की परमाणु नीति के बारे में पूछा गया है। और आपके सामने दो कथन है और आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पहले इस्तेमाल न करने की नीति है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत की जो परमाणु नीति है ये आपके नो फर्स्ट यूज की नीति है, यानी हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये नीति आपके अटल बिहारी वाजपेयी के समय आई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध की नीति। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। हमारी जो परमाणु नीति है आपके न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध की नीति और पहले इस्तेमाल न करने की नीति है। तो इसमें पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2026 का पहला मैच निम्नलिखित में किन देशों की टीमों के बीच खेला गया था। तो फीफा विश्व कप 2026 का जो पहला मैच खेला गया था ये आपके मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था, जिसमें आपकी मेक्सिको विजय हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में ने मेजबानी की थी। तो 2026 का जो फीफा विश्व कप हुआ था ये आपके मेक्सिको में भी हुआ था। संयुक्त अमेरिका में यूएसए में भी इसकी मेजबानी की थी और कनाडा में भी ये मैच इनके मैच हुए थे। यानी मेक्सिको, यूएसए और कनाडा में इसका आयोजन किया गया था या इसकी मेजबानी की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में भारत में किस मंदिर हाल ही में भारत के किस मंदिर को आनंद बाजार और पतित पावन शब्दों के लिए वर्ण मार्ग तथा नील चक्र लोगों के लिए बौद्धिक संपदा के अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तो ये आपके जो अयोध्या का जो रामलला देवस्थान मंदिर है इसको ये अधिकार मिला है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा या इसको अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अगला सवाल कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे स्पाई रुलीना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो स्पाई रुलीना के बारे में पहला कथन कह रहा है कि ये नीले हरे शैवाल का एक रूप है जो कई अरबों वर्ष प्रकृति में मौजूद है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो स्पाई रुलीना है ये आपके नीले हरे शैवाल का एक रूप है जो कई अरबों सालों से ये प्रकृति में मौजूद है। इस वजह से पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल अच्छी गुणवत्ता वाले जल और अनुकूल परिस्थितियों में ही पनपता है। तो बी ऑप्शन गलत है। ये आपके अच्छी गुणवत्ता वाले जल में नहीं बल्कि आपकी जो खराब गुणवत्ता का जो जल होता है और जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उसमें भी ये पनप जाता है। तो इस वजह से दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें न तो कोई अनाज है और न ही मांसाहारी खाद्य पदार्थ है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड, महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज, ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन आपके स्पाई रुलीना के बारे में गलत था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका गलत ऑप्शन दिया गया, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसमें केजी से लेकर आपके पीजी तक की शिक्षा आपके मुफ्त प्रदान की जाने की घोषणा की गई है। तो हिमाचल प्रदेश जो है यह भारत का पहला राज्य है जिसने आपके केजी से लेकर आपके पीजी तक की पढ़ाई को आपके मुक्त करने की घोषणा की है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। समाचारों की सुर्खियों में रहे ANCHOR एंकर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना कि इसमें चार कथन दिए गए, इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसका जो पूरा नाम है ये आपके एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन है। तो ये इसका पूरा नाम है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विश्व की पहली 3D ब्रेन स्टेम एटलस है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, विश्व की पहली 3D ब्रेन स्टेम एटलस है। तीसरा कथन कह रहा है कि इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में स्थित सुरक्षा सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा जारी किया गया है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि यह
इस अनूठी एटलस के में प्रसव पूर्व भ्रूण से लेकर आपके बच्चों तथा वयस्कों के मस्तिष्क में आपके त्रिआयामी चित्र मौजूद हैं। त्रिआयामी चित्र मौजूद है। तो चौथा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तो इसमें चार सारे कथन इसमें एंकर के बारे में ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रविवारिया के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि यह एक डिजिटल वीडियो है। तो ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है। आप एक तरह से आपके डिजिटल वीडियो मॉडल है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसे अवतार एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। इसको आपके एआई अवतार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तीसरा कथन कह रहा है कि इंडिया एआई मिशन के समर्थन से विकसित किया गया है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य आपके अग्रगामी पीढ़ी के उन्नत वीडियो कृत्रिम मेधा को सस्ता और सुलभ और प्रासंगिक बनाना है। तो चौथा कथन भी इसमें ठीक है। तो इसमें सारे कथन ठीक है। तो इसमें से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के किन उत्पादों को आपके जीआई टैग दिया गया है। तो जो खजुराहो मेटल क्राफ्ट है इसको भी आपके जीआई टैग दिया गया है। और मालवा पेंटिंग जो है ये आपकी जो धार डिस्ट्रिक्ट में इसको भी आपके जीआई टैग दिया गया है। सारंगपुर हैंडलूम साड़ी और फैब्रिक्स को भी आपके जीआई टैग दिया गया है। और भोपाली बटुआ और जरी क्राफ्ट को भी आपके जीआई टैग दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आपके जीआई टैग दिया गया है और ये सारी चीज़ें आपकी मध्य प्रदेश की है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे ओरेसंड जहाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो ओरेसंड जहाज था ये आपके कराईकल के तट पर डूब गया था। उस जहाज का नाम आपके ओरेसंड जहाज था। और ये पहला कथन कह रहा है कि इसको डेनमार्क नेशनल म्यूजियम ओरेसंड जहाज के जलयान पुरातत्व सर्वेक्षण की जून 2026 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो पहला कथन भी गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि एक डेनिश जहाज था। तो ये भी डेनिश जहाज भी नहीं था। तीसरा कथन कह रहा है कि ये भारत में पहुंचने वाला पहला डेनिश जहाज था। ये भी कथन गलत है। तो इसमें सारे कथन जो दिए गए गलत दिए गए हैं। जो आपका ओरेसंड जहाज था ये आपके कराईकल के तट में अभी डूब गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके G7 के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने चार कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसके 1973 ऊर्जा संकट से उपजी परिस्थितियों के बीच स्थापित G7 विकसित देशों का एक औपचारिक समूह है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो G7 की स्थापना की गई थी आपके 1975 में की गई थी। और ये आपके ऊर्जा संकट की उपजी परिस्थितियों के बीच इसको स्थापित किया गया था। और इसमें जब G7 इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें रशिया भी इसमें शामिल था। और ये आपके विकसित देशों का एक एक ग्रुप है। तो पहला कथन इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें 1973 में नहीं बल्कि आपकी 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और 1973 में आपके प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो पहला कथन तो इस वजह से गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि 1997 से 2013 के दौरान रूस भी इसका सदस्य रहा था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। 1970 से लेकर 2013 तक आपके रशिया भी इसका मेंबर था। तीसरा कथन कह रहा है कि G7 का 52वां शिखर सम्मेलन 2026 में आपके फ्रांस के एविया ले वेंस शहर में संपन्न हुआ था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि G7 समूह के सभी सदस्य देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो चौथा कथन गलत है। जो G7 के जो देश हैं या इनकी ये 7 देश हैं और इसमें आपकी इटली कनाडा जापान जर्मनी आता है। लेकिन सभी के पास आपके परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है बल्कि आपके जो यूएसए फ्रांस और यूके के पास आपके परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। जबकि इटली कनाडा जापान जर्मनी के पास कोई परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं है। तो इस वजह से जो चौथा कथन क्या हो जाता है गलत हो जाता है। इस वजह से जो बी बी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपका दूसरा तीसरा कथन ठीक है। पहला चौथा कथन गलत है। अगला सवाल आपके टेलीग्राम ऐप के बारे में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। इसमें भी आपके सामने तीन कथन है और आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि नीट पुनः परीक्षा 2026 में ऑनलाइन गड़बड़ी को रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा टेलीग्राम ऐप जून 2026 तक प्रतिबंधित लगा दिया गया। तो पहला कथन गलत है। ये आपके 22 जून तक नहीं बल्कि आपके 30 जून तक ये इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि टेलीग्राम ऐप पर प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा
69A के प्रावधानों के तहत लगाए गए थे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो टेलीग्राम को जो बंद कर दिया गया था या प्रतिबंध लगाया गया था, तो जो आपका टेक्नोलॉजी एक्ट, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, इसकी जो धारा 69 है उसके माध्यम से इसको रोक लगा दी गई थी या इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तीसरा कथन कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा कथन सही है, तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके लिए साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूचना को देना विधिक रूप से अनिवार्य है। तो साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूचना CERT इन को देना जो विधिक रूप से जो अनिवार्य है, आपके सेवा प्रदाताओं को, सरकारी संगठनों को, डेटा केंद्रों को, कॉरपोरेट निकायों को, सभी को विधिक रूप से सूचना देना अनिवार्य है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स्ट्रा गैलेक्टिक गैलेक्टिक जेट्स के बारे में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। इसमें 4 कथन है और आपको बताना कौन कौन से कथन गलत है, सही है। पहला कथन कहता है ये ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली बीम है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक जेट सही आपके ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बीम है। दूसरा कथन कहता है कि ये आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित अति विशाल ब्लैक होल से निकलते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, आपके आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं और ये विशाल बहुत बड़े होते हैं और ये आपके ब्लैक होल से निकलते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि ये कोई ठोस पदार्थ न होकर प्लाज्मा गैस से बने होते हैं। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, ये आपके ठोस नहीं होते हैं बल्कि आपके प्लाज्मा से बने होने, इन गैसों से बने होते हैं। चौथा कथन कह रहा है ये प्रकाश के साथ साथ आपके रेडियो तरंगे, एक्सरे तथा गामा किरणें छोड़ते हुए पूरे स्पेक्ट्रम में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो चौथा कथन भी ठीक है, ये आपके प्रकाश के साथ साथ आपके एक्सरे, गामा किरणें और पूरे स्पेक्ट्रम के विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें सारे ही कथन ठीक है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि अनुमन्य सीमा से ऊपर का तीव्र शोर शरीर में कोर्टिसोल एवं एड्रेनालाइन नाइलॉन हार्मोन को बढ़ा देता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, अगर ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा तो कोर्टिसोल और आपके एड्रेनाइल हार्मोन को बढ़ा देता है, इस वजह से पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि उच्च रक्तचाप तथा इस्केमिक हृदय रोग उच्च ध्वनि प्रदूषण के प्रत्यक्ष संबंधित है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो उनको उच्च रक्तचाप की दिक्कत होती है या इस्केमिक हृदय रोग जैसे किसी को बीमारी है, तो उसको ध्वनि प्रदूषण से ज़्यादा खतरा रहता है, इस वजह से दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि उच्च ध्वनि प्रदूषण खंडित निंद्रा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, अगर ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा तो आपके निंद्रा की कमी आ सकती है और आपको निंद्रा की बीमारी हो सकती है। इस वजह से जो इसमें तीनों ही कथन ठीक है, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए हालिया निर्णय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 या निर्वाचन पंजीकरण अधिनियम 1960 के स्थान ले सकती है। तो पहला कथन गलत है, इसका स्थान नहीं ले सकती है। दूसरा कथन कह रहा है कि विशेष गैर मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को अपने उत्तरदायित्व लागू करने का एक माध्यम है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो विशेष गहनता मतदाता सूची है यह आपके पुनरीक्षण प्रक्रिया संविधान की जो अनुच्छेद 324 है, इसके माध्यम से आपके इलेक्शन कमीशन अपने उत्तरदायित्व को लागू लागू करने का एक मेथड है, एक माध्यम है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में भारत का निर्वाचन आयोग को प्राप्त सतत शक्ति का स्रोत है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा कथन ठीक है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आरक्षण में क्रीमी लेयर के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें भी आपके 4 कथन है और आपको बताना कि 4 कथनों में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में
क्रीमी लेयर के निर्धारण से संबंधित याचिकाएं दायर की गई है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में आपके एसटी और एससी के आरक्षण में आपके जो क्रीमी लेयर के निर्धारण की जिस संबंधी जो याचिका है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है या दायर की गई है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्तमान में आरक्षण में क्रीमी लेयर के सिद्धांत केवल अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है, जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, जो क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है वर्तमान में आपके ओबीसी पर तो लागू है, लेकिन एससी और एसटी पर ये क्रीमी लेयर जो सिस्टम है इसको अभी लागू नहीं किया गया है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि देवेंद्र सिंह वाद में जो आपके 2024 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपके राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने की अनुमति दी थी। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राज्यों को आपके अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आपके इनके भीतर आपके उप वर्गीकरण करने की अनुमति दी गई थी, ताकि जो सबसे कमजोर, जो एससी में भी सबसे कमजोर है, उनको पहले आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी आपके 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से। चौथा कथन कह रहा है कि अनुसूचित जातियों में आरक्षित वर्गों में उप वर्गीकरण से तात्पर्य इस वर्ग के सर्वाधिक वंचित समूहों को प्राथमिकता देने से है। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है, जो अनुसूचित जातियों में जो आरक्षित वर्गों में जो उप वर्गीकरण का मतलब है कि जो सबसे कमजोर लोग या जो वंचित समूह है उनको पहले प्राथमिकता दी जाए। तो इसमें भी आपके सारे ही कथन ठीक है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा, इसमें सारे ही कथन ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि पहला सवाल कह रहा है कुल प्रजनन दर के संदर्भ में पूछा गया पहला कथन कह रहा है कि 2.1 कुल प्रजनन दर को प्रति स्थापन दर माना जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो कुल प्रजनन दर के आपके जो 2.1 कुल प्रजनन दर होती है, तो उसको आपके प्रतिस्थापन दर माना जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर घटकर आपके 1.9 हो गई है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो 2024 का जो नमूना पंजीकरण प्रणाली इसके आंकड़ों के हिसाब से भारत में जो कुल प्रजनन दर घटकर रह गई है आपके 2.9 रह गई है। तीसरा कथन कह रहा है कि देश में सबसे कम प्रजनन दर आपके केरलम में दर्ज की गई है। तो तीसरा कथन भी गलत है, जो हमारे देश में जो सबसे कम प्रजनन दर देखी गई थी आपके सिक्किम में देखी गई थी, और उसके बाद आपके दिल्ली में भी प्रजनन दर बहुत कम है। इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि 2024 में सर्वाधिक प्रजनन दर आपके पश्चिम बंगाल में है। तो चौथा कथन भी गलत है। 2024 में के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जो प्रजनन दर है ये आपके बिहार में देखी गई थी, ना कि आपके पश्चिम बंगाल में। तो इस वजह से चौथा कथन गलत है। तो इसमें पहला दूसरा कथन तो ठीक है, तीसरा चौथा कथन गलत है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि देश में समान नागरिक संहिता कानून और विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे समान देश में जो समान नागरिक संहिता या इंडियन सिविल कोड है जो है आपके, सबसे पहले आपको उत्तराखंड में लागू किया गया था, और आज़ादी से पहले सबसे पहले आपके गोवा में भी इसको लागू किया गया था। तो जो समान नागरिक संहिता ये आपके उत्तराखंड में भी लागू है, और असम में भी इसका एक विधेयक लाया गया है, और गुजरात में भी इसका एक अधिनियम विधेयक लाया गया है। तो उत्तराखंड, गुजरात और असम में इसको इसके संबंधित कानून और विधेयक पारित किए गए हैं। यहाँ उत्तराखंड में तो कानून बन गया है, लेकिन असम और गुजरात में अभी विधेयक की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में ना तो अभी विधेयक लाया गया है, ना ही कानून लाया गया है। तो ये आपके अगस्त माह के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन थे।